गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों के में जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड में कल नियंत्रण बता दिया था और 2 कार्य लिखवा दिए थे, है ना। ठीक, उसके आगे से आज चलेंगे हम। चलिए क्लास लिखिए फिर आगे। थर्ड पॉइंट, ठीक है, उसमें लिखिएगा इस हार्मोन की कमी से प्राणी बौना रह जाता है, छोटा रह जाएगा। आयु की वृद्धि के साथ पूर्ण बौद्धिक विकास नहीं होता। मतलब इंसान एज में तो बढ़ जाएगा बट मेंटल एज जो है उसकी वो रुक जाती है। आयु की वृद्धि के साथ पूर्ण बौद्धिक विकास नहीं होता। बौद्धिक विकास, मेंटल एबिलिटी जो है उसकी। किसका चित्र? बिल्कुल आ सकता है, मैंने और क्यों बनवा रही हूँ यहाँ पर। एक्चुअली सुनो, स्पेशली नहीं बोला जाएगा कि थायराइड का चित्र बनाइए। वहां आएगा थायराइड से आप क्या समझते हैं या थायराइड ग्रंथि से आप क्या समझते हैं, जो भी व्हाटएवर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आंसर में किस तरह से उसको कर सकते हैं, अच्छे से लिखेंगे। इसके नहीं आएंगे, आएंगे तो किसी और चीज के आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के में अगर आना चाहे तो टेस्टिस का आ सकता है, ओवरी का आ जाएगा, ठीक है। बट ये एंडोक्राइन ग्लैंड से कोई स्पेशल नहीं आएगा कि इसका रेखांकित चित्र बनाइए, ऐसा नहीं कुछ आएगा। आएगा तो डायरेक्ट आएगा कोई एंडोक्राइन ग्लैंड करके, ठीक है। हाँ जी, कहाँ गए? जो सवाल है पूछ लेना, ठीक है, बाद में। देखिए जरा, यह हार्मोन टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड, अच्छा, टीएसएच के साथ सहयोग कर वृद्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मेडक के, इसमें स्पेशली दे दिया गया है मेडक, लेकिन मैंने कल उभयचर बताया था आप लोगों को, है ना। तो मेडक के टेडपोल का कायांतरण मतलब मेटामॉर्फोसिस, इसकी कमी से रुक जाता है। इस टेडपोल का कायांतरण इसकी कमी से रुक जाता है, मतलब वो लार्वल स्टेज में ही रह जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण कुछ जंतुओं की लार्वा अवस्था ही जनन करने लगती है ना। नियोटिनी लिख लेना ब्रैकेट में, नियोटिनी जनन क्रिया करने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र के
तंत्रिका तंत्र के कार्यों में शिथिलता आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, थायरॉक्सिन की कमी से, T4 लिखिएगा डायरेक्ट शॉर्ट में, थायरॉक्सिन की कमी से हृदय के परिमाण में वृद्धि हो जाती है, जिससे हृदय क्रिया तेज हो जाती है, हृदय क्रिया तेज हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा अब, अपसामान्य अवस्थाएं। अपसामान्य अवस्थाएं कहने की बात यह है कि क्या होगा जब थायरॉक्सिन का स्त्रावन जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो उन अवस्थाओं के बारे में जानना है, जैसे एक होता है जड़वामनता या इंग्लिश में बोला जाता है क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म बच्चों में होता है, जिसमें भाई उनका ग्रोथ रुक जाएगी, छोटे रह जाते हैं, सब लिखवाया था, बोने रह जाते हैं, हाथ पैर मोटे मोटे से हो जाते हैं, जीभ बाहर की तरफ निकली रहती है, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर जो होता है वो थोड़ा सा कम रह जाता है। एज तो बढ़ती है बट उनका बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ पाता है इस वजह से, ठीक है। लिखिए इसमें, थायराइड की अल्प क्रियाशीलता, थायराइड की अल्प क्रियाशीलता मतलब इसके स्त्रावन के कम होने से, ठीक है। आप जानते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल, गॉइटर रोग, या फिर हम घोंगा बोलते, घेंगा बोलते हैं, घेंगा रोग है ना, वो हो जाता है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट इसमें, शिशुओं में, हाँ इसी में डैश करके लिखिएगा, इसमें 2-3 पॉइंट लिखवाने हैं ना, इसलिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें, शिशुओं में इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से जड़ वामनता, जड़ वामनता या क्रेटिनिज्म, नामक विकार उत्पन्न हो जाता है, नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। फर्स्ट रो, ये सीधे सीधे बैठ के लिखा करो, आराम से, बैकबोन को थोड़ा सा अपने तरह से रहने दिया करो। लिखें, अर्थात, अर्थात आयु में वृद्धि के साथ साथ, आयु में वृद्धि के साथ साथ बौद्धिक विकास नहीं होता, बौद्धिक विकास नहीं होता। इनमें, इनमें लैंगिक परिपक्वता, लैंगिक परिपक्वता का भी अभाव होता है, का भी अभाव होता है। इसमें जीभ बाहर को निकली हुई, जीभ टंग बाहर को निकली हुई, उदर, उदर बढ़ा हुआ मतलब पेट काफी आगे आ जाता है, क्योंकि बच्चे अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं इसलिए। त्वचा का मोटा व खुरदरा होना, रफ हो जाती है स्किन। जनदों का, जनदों का कम विकसित होना, जनद समझते हैं आप सब, टेस्टिस और ओवरी, ठीक है। जनदों का कम विकसित होना,
द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का कम विकसित होना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का कम विकसित होना आदि लक्षण है। ठीक है, लक्षण समझ में आए इस रोग के, क्रेटिनिज्म के? जीभ बाहर निकली हुई, त्वचा मोटी हो जाती है, पेट बढ़ जाता है, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते ना, इसलिए। अच्छा, मुझे कौन बच्चा बताएगा ये द्वितीयक क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। वेरी गुड, समझते हैं ना सभी? ठीक, तो समझाने की जरूरत नहीं है मतलब। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड पॉइंट। ये तो बात थी क्रेटिनिज्म कब होगा, बच्चों में होगा। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे जब थायरोक्सिन की कमी किसमें होना स्टार्ट हो जाए, टीन एज के उसमें, बिल्कुल युवावस्था में। ठीक है, देखिए युवावस्था में, युवावस्था में थायरोक्सिन की कमी से मिक्सेडेमा, मिक्सेडेमा नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण, लक्षण में लिखिएगा, चेहरा मंगोलियन के समान। मंगोलियन, जैसे तुमने देखा होगा कुछ मंगोल के लोग जो होते हैं उनकी आंखें ऐसी होती हैं, थोड़ी सी छोटी छोटी चीनी टाइप ना, अजीब सा चेहरा, छोटा सा हो जाएगा, भारी सा हो जाता है। और उनकी जो बेस, जो मतलब पहचान होती है ना, चंगेज खान को, इसने फोटो भी देखा होगा चंगेज खान का, तो उसकी आंखें ऐसी दिखती हैं हमें, तो वो मंगोलियन चेहरे होते हैं। ठीक है, लिखिएगा लक्षण में, चेहरा मंगोलियन के समान, कौमा, बालों का गिरना, वजन में कमी आना, भूख ना लगना, याददाश्त में कमी, याददाश्त में कमी आदि। थर्ड पॉइंट, भोजन में आयोडीन की, भोजन में निरंतर आयोडीन की कमी से यह ग्रंथि अत्यधिक फूल जाती है। घेंगा रोग में क्या होता है, यहाँ पे बहुत मोटा मोटा दिखता है ना गर्दन की तरफ, क्योंकि ये ग्रंथि फूल जाती है, दैट्स व्हाई। अत्यधिक फूल जाती है या सूख जाती है, या सूख जाती है। सूखने से मतलब है कि फिर ये थायरोक्सिन का सीक्रेशन नहीं करेगी। ठीक है ना, सूख जाएगी, अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, सूख जाती है। यह विकार गॉइटर या घेंगा कहलाता है। आपने इसमें लिख लीजिएगा घेंगा। ठीक है, कहलाता है जी। क्या चीज? अच्छा ना, वो इससे कहां से हो जाएगा? हाथी नहीं नहीं नहीं, हाथी पांव तो तुम्हारा बैक्टीरिया से हो रहा है, ये तुम्हारा उससे हो रही है, नॉर्मल थायरोक्सिन की कमी से। हाँ, उसमें भी बट पैर बहुत भारी हो जाते हैं, तो हाथी पांव बोलते हैं। हाँ, इसीलिए लिखिएगा आगे, इस हार्मोन की अत्यधिक कमी के कारण, इस हार्मोन की, हाँ नेक्स्ट उससे लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें अब उपचार बताया जाएगा। ठीक है, कि मेडिसिन के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। हाँ, इस हार्मोन की अत्यधिक कमी के कारण उपचार के लिए औषधियां दी जाती हैं,
ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा थायराइड की अतिक्रियाशीलता। क्या होगा अगर इसका स्रावन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एक डिसीज आती है क्लास जिसका नाम होता है ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसमें जो आई बॉल होती है ना, ये आंखें बाहर की ओर निकली हुई रहती हैं। तो जब वो हमें देखता है तो ऐसा लगता है हमें हमेशा घूर रहा है क्या, बट एक्चुअली घूरता नहीं है। उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें थायरॉक्सिन के अति स्त्रावन की वजह से आई बॉल बाहर निकल आती है, आंखें बहुत बड़ी लगने लगती है। ठीक है, तो ये डिसीज जो होती है वो ग्रेव डिसीज कहलाती है। ठीक है, लिखिए जरा। इस ग्रंथि के अधिक क्रियाशील होने पर ग्रेव्स 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 नामक विकार उत्पन्न होता है, जिसके लक्षण हैं श्वसन गति का तेज होना, रोगी का चिड़चिड़ा हो जाना, आंखों का फूलकर बाहर आ जाना आदि। नेक्स्ट हेडिंग उपचार। उपचार, रोग के उपचार हेतु सर्जरी के द्वारा विकार ग्रंथि को बाहर निकाल देना चाहिए। विभिन्न प्रकार की औषधियां दी जाती हैं तथा रोगग्रस्त थायराइड कोशिकाओं के लिए रेडियोएक्टिव आयोडीन दी जाती है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, लिख लिया। देखिए क्लास, मैंने कल भी आप लोगों से जिक्र किया था पीटीएच के बारे में, जिक्र किया था, यस या नो किया था? क्या जिक्र किया था? गले में पाई जाती है पीटीएच, यार बता दिया था मैंने ना, उसमें नहीं है। ठीक है, देखिए जब हम लोग बात करें, क्यों कल कैल्सिटोनिन बताया था, उस वक्त बताया था कि कैल्सिटोनिन जो होता है पीटीएच के विपरीत कार्य करता है, बताया था ना। तो
तो ऐसे मत देखा करो कि बताया ही नहीं है, याद रखा करें बस थोड़ी सी चीजें। अच्छा, आज का टॉपिक है आप लोगों का पैराथायरॉयड ग्लैंड। पहले पता होना चाहिए पैराथायरॉयड ग्लैंड होती कहां पर है। तो कल आप लोगों ने एक डायग्राम बनाया था, यहां पर आप लोगों ने क्या बनाई थी, ये थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को मैं अगर बहुत शॉर्ट में बनाना चाहूं तो मैंने कुछ इस टाइप से बनाई थी, एच शेप में। एच शेप में बनाई थी ना, अगर मैं इसी में बना दूं तो क्या होता है, ये एच शेप में होने की वजह से यहां पर दिस इज अ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के ही ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ही ऊपर यहाँ पर पैराथायरॉयड ग्लैंड उपस्थित होती है। और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड के 4 लोब होते हैं। समझ में आ रही है? कहने की बात ये है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है ये आपकी थायराइड ग्रंथि के ही ऊपर 4 ग्रंथि के रूप में उपस्थित होगी। क्लियर है? जिसमें से ऊपर की जो 2 ग्रंथियां होती हैं इन्हें हम लोग बोल देते हैं सुपीरियर, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्लियर है? सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ जो है, ठीक है। नीचे की जो होती हैं 2, इन्हें हम लोग बोल देते हैं इंफीरियर, इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। समझ में आया? जब हम इन ग्लैंड का सेक्शन कटिंग करते हैं, तो हालांकि डायग्राम बनवाया जाएगा, तो उसमें आपको 2 टाइप्स की सेल्स दिखाई देती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक जिसका नाम है मुख्य कोशिकाएं या चीफ सेल, मुख्य कोशिकाएं, और दूसरा होता है ऑक्सीफिल। ऑक्सीफिल कोशिकाएं। क्लियर है? समझ में आ रही है? कल मैंने एक हार्मोन का जिक्र किया था, दैट इज अ पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। याद है? अब होता क्या है, इन दोनों ही कोशिकाओं में से क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि उस हार्मोन का स्त्रावन कौन सी कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, तो इनमें से मुख्य कोशिकाएं ही ऐसी होती हैं जो उस हार्मोन का स्त्रावन करेंगी। अभी तक इस ऑक्सीफिल नामक जो ये कोशिका मैंने बताई है, इसका कार्य पता नहीं कि ये होता क्या है, ये क्यों होती है एक्चुअली, बट ये होती जरूर है, ये पता है। ठीक है, ऑक्सीफिल नामक कोशिकाएं होती तो है, बट उसके कार्य हमें अभी तक नहीं पता। क्लियर है? पीटीएच का स्त्रावन आपकी मुख्य कोशिकाएं करती हैं। ठीक, दूसरी खास बात, ये जो आपका पीटीएच हार्मोन होता है, ये तो मैं रफ कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, ये जो पीटीएच का स्त्रावन जो है, ठीक है, जब ये आपकी मुख्य कोशिकाओं के अंदर भरी हुई रहती है पीटीएच, ठीक है, उस वक्त तो मुख्य कोशिकाएं गहरे रंग की होती हैं। कैसी हो जाएंगी? गहरे रंग की, डार्क कलर में। लेकिन जैसे ही उनका स्त्रावन हो जाता है, ठीक है, वैसे ही ये कैसी हो जाती हैं? एकदम लाइट कलर में आ जाती हैं, ये एकदम हल्के कलर में आ जाएंगी। क्लियर है? क्योंकि उनमें से आपका जो हार्मोन था वो निकल जाता है। क्लियर है? तो ये कोशिकाएं अपने इस हार्मोन की ही वजह से अपना कलर चेंज करती रहती है, मुख्य कोशिकाएं। क्लियर है? समझ में आ रही है? कल मैंने हालांकि मुख्य कोशिकाओं का आपको काम भी बताया था, बताया था, यस या नो? अरे हाँ या ना? कितने बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं बताया था? अरे हाथ खड़ा करके बताए ना। कितने बच्चे बोल रहे हैं कल मैंने इसका कार्य नहीं बताया था? और जितने बच्चे बोल रहे हैं पहले मेरी क्लास से बाहर निकल जाएं। मुझे ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाना जिन्हें ये कल का भी याद नहीं रहता मैंने कल क्या पढ़ाया था। पढ़ाया था? हाँ हाँ, तो पढ़ते क्या हो, एक सेकेंड। पीटीएच का जो काम रहता है हमेशा कैल्सिटोनिन के लिए
अपोजिट होता है। ये कैल्शियम का नियमन करता है, ठीक है ना। जैसे ही ब्लड में आपके में कैल्शियम आयन की क्या हो जाती है, कमी हो जाएगी, वैसे ही पीटीएच क्या काम करेगा, ये कैल्शियम को लेकर आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन आता है कैसे, कैसे लेकर आएगा। तो लेकर आने के लिए इसके पास बहुत सारे रीजन है। एक है, फर्स्ट रीजन जो होता है कैल्शियम का, वो होता है हड्डियों से, बोन्स से, ठीक है। बोन्स से कैसे, जैसे ही हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है, वैसे ही ये जो स्त्रावन होगा पीटीएच मुख्य कोशिकाओं के द्वारा, ये क्या काम करेंगे, बोन्स में स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोल देते हैं, हिंदी में लिख दूं कंफ्यूज हो जाओगे, ऑस्टियोक्लास्ट, समझते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं हमारी हड्डियों में। क्लियर है। दोनों का ही एक ही फंक्शन होता है। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, और क्लास्ट या ब्लास्ट मतलब होता है उनको तोड़ना। तोड़ने का मतलब ये नहीं हड्डी तोड़ रहे हैं, उनकी कोशिकाओं को तोड़ेंगे। ये समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है पीटीएच, जैसे ही हमारे रक्त में कैल्शियम आयन का स्त्रावन कम होगा, ये कहाँ जाएंगी, बोन्स के पास। बोन्स की भी स्पेशल टाइप की कोशिकाओं के पास, जिसका नाम होता है ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या काम करती हैं, ये हड्डियों की कोशिकाओं को तोड़ती हैं। तोड़ने के बाद उसमें से कैल्शियम आयन जो निकलता है, ठीक है, उस कैल्शियम को कहां पर भेज देंगी, फिर ब्लड में। एक तो ये काम हो गया इसका। क्लियर है। दूसरा काम समझे आप, एक तो इसने हड्डियों से ले लिया, दूसरा होता है, आप लोगों ने नेफ्रॉन पढ़ा होगा। नेफ्रॉन किस में पढ़ा था, पढ़ा था, बट किस में पढ़ा था, मतलब आपकी किडनी में, राइट। किडनी जो होती है छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। क्या काम करता है, फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है, नेफ्रॉन के पास जाएगा ये, ठीक है। नेफ्रॉन का अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो तो वहां पे डीसीटी लिखवाया था, ठीक है। ये डीसीटी को या उसके जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इन सबको पीटीएच क्या काम करेगा, उनके लिए कैल्शियम आयन के लिए उनकी झिल्ली को पारगम्य बना देता है। क्लियर है। पारगम्य होने की वजह से क्या होगा, जो नेफ्रॉन की पीसीटी होती है, मतलब डीसीटी जो है और कलेक्टिंग डक्ट, वो कैल्शियम आयन का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करेंगी। अवशोषण का मतलब है अवशोषण करने के बाद उनको वासा रेक्टा में ट्रांसफर करेंगी। वासा रेक्टा में होता है ब्लड, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपकी कैल्शियम कहां पहुंच जाएंगी, ब्लड में। समझ में आई बात। एक इसने ब्लड में इस तरह कैल्शियम आयन बढ़ा दिया। इसके पास एक ऑप्शन और होता है जहां से कैल्शियम आयन को बढ़ा सकता है, वो होती है हमारी इंटेस्टाइन। आप लोग जानते हैं हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें विलाई उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो वहां से मैक्स टू मैक्स हमारा वाटर वगैरह अब्सॉर्ब तो होता ही है, लेकिन क्लास ये काम क्या करता है पीटीएच, ये आपकी इंटेस्टाइन में जाकर उसकी जो आपकी झिल्ली होती है, ठीक है ना, उसे भी पारगम्य बना देता है कैल्शियम आयन के लिए। मतलब जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होगी वो क्या काम करने लगेगी, कैल्शियम आयन का अवशोषण करने लगेगी। अवशोषण करने के बाद उसे कहां पे ट्रांसफर कर देगी, रक्त में। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्या काम करते हैं पीटीएच, इन तीन माध्यम से हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन का नियमन कर देते हैं। क्लियर है। मतलब वहां पर क्या हो रहा था, कैल्सिटोनिन वो जस्ट अपोजिट काम कर रहा था, वो ब्लड में जैसे ज्यादा हो जाता था वैसे ही उसका सीक्रेशन उस तरफ करने लगता था। कितने बच्चों को समझ नहीं आ रहा इसका काम, थर्ड बार समझ में नहीं आया। इंटेस्टाइन होती है आंत, हमारी छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत के पास जाकर ये पीटीएच क्या काम करेगा, उसको कैल्शियम आयन को अवशोषित करने के लिए बोलेगा। ऐसे समझोगे, ठीक है। तो जो आपकी छोटी आंत होगी वो क्या काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम का अवशोषण करेगी। भाई छोटी आंत क्यों होती है, अवशोषण के लिए ही होती है, इसी तो इस पर विलाई उपस्थित होते हैं, विलाई में ही माइक्रोविलाई उपस्थित होते हैं, राइट।
तो वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आयन का अवशोषण करेगी और अवशोषण के बाद उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देती है, ब्लड में, रक्त में, ठीक है। और पीटीएच का काम क्या होता है, आपके रक्त में जो कैल्शियम आयन है उसको नियमन करना, ठीक है ना, उसको मेंटेन करके रखती है, कम ना हो जाए आपके ब्लड में। समझ में आ रही है बात, क्लियर। आप लोग ये तो जानते हैं भाई कैल्शियम आयन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप जो भी चीज सुन रहे हैं या मैं जो चीज बोल रही हूँ, ठीक है, इन सब चीजों के लिए हमें कैल्शियम आयन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि नहीं होती है, कैसे, क्या, बिल्कुल सही बात। जो हमने अभी कुछ टाइम पहले कंडक्शन पढ़ा था, तो उसमें जो आपकी स्केलेटल मसल थी, ये कंकाली कोश, वो पेशियां, तो वो किसके माध्यम से होती थी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके कैल्शियम आयन के भंडारण होते थे, उसी की वजह से तो होता था कोई भी संचारण, राइट। तो कैल्शियम आयन हमारे ब्लड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे, आप ना मैं लिख पाऊंगी ना आप सुन पाएंगे। समझ में आ रही है। इवन सुन तो सकते हैं, सुनने प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर आप तक मोटर न्यूरॉन जो होंगी वो आपके टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट ऑर्गन कोई भी हो सकता है, हाथ पैर कोई भी, ठीक है, वहां तक आपका कोई भी मैसेज फिर नहीं जा पाएगा। क्लियर है। तो कैल्शियम आयन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पीटीएच के समझ नहीं आया, हाथ खड़ा कर ले अब। अरे क्लास हाथ खड़ा करें आप, समझ में आ गया ना सबको, मतलब गुड। तो चलें फिर थोड़ा सा लिखते हैं, इसका डायग्राम बनवाएंगे फिर बीच में, चलें लिखिए। पैराथायरॉयड ग्लैंड, मैमल्स में या मनुष्य में, कुछ भी लिख लीजिएगा, मनुष्य में यह ग्रंथि दो जोड़ी दो जोड़ी के रूप में, दो जोड़ी के रूप में थायराइड ग्रंथि के ऊपर, थायराइड ग्रंथि के ऊपर स्थित होती है। इसकी खोज, इसकी खोज रेनॉल्ड, किसने की थी, रेनॉल्ड ने की थी। ठीक है, तथा इसकी संरचना का वर्णन सैंडस्ट्रोम ने किया था, सैंडस्ट्रोम ने किया था। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, संरचना। प्रत्येक पैराथायरॉयड ग्लैंड, मतलब प्रत्येक पैराथायरॉयड ग्रंथि पर संयोजी ऊतक से बना कैप्सूल या संपुट उपस्थित होता है। यह लगभग 190 mg मिलीग्राम, 190 190 मिलीग्राम की ग्रंथि होती है। इनमें दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं।
फर्स्ट मुख्य कोशिकाएं, सेकेंड ऑक्सीफिल कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या चीफ सेल, सेकेंड ऑक्सीफिल कोशिकाएं। ठीक है, इसका डायग्राम बनाइएगा आप जरा मेरे साथ। अच्छा, सेकंड है, इसमें बीच में कुछ कोशिकाओं को डार्क कर लेना, ठीक है ना, कुछ गहरी रंग की बना देना।
पैटर्न समझ में आ रहा है? मैंने कहा था कुछ कोशिकाओं को बीच में डार्क कर देना। हो गया? तो जल्दी जल्दी याद चलाया करें, क्लास आपको बहुत कुछ चल रहा है। हो गया ना?
चलिए लिखिए आगे जरा। थैंक यू। लिखिए आगे। पैराथायरॉयड ग्रंथि के हार्मोन, हार्मोन मतलब पीटीएच के बारे में बात चलेगी, ठीक है। पीटीएच के बारे में बताने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था जेडी कैलिप, ठीक है। कैलिप लिखे चाहे कालिप, बात एक ही है, ठीक है। तो जेडी कैलिप पूरा नाम था जिन्होंने पीटीएच के बारे में हमें बताया था। लिखे जरा इसमें आगे। पैराथायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन पैराथॉर्मोन, एक साथ ही बोल रहे हैं, पैराथॉर्मोन या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच, ठीक है, कहा जाता है। पैराथॉर्मोन या पीटीएच कहा जाता है। इसकी खोज कालिप द्वारा, कालिप, हाँ वैसे उसका नाम जेडी कैलिप था बट हिंदी में लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा चेंज कर जाता है नाम। कालिप द्वारा 1925 में की गई। हाँ, यह हार्मोन 83 83 हाँ एमिनो एसिड से बना एक श्रृंखला है जिसका अणुभार, जिसका अणुभार 9500 डाल्टन होता है। 9500 डाल्टन, 9500 डाल्टन होता है। अब लिखिए कार्य, कार्य किसके कौन कौन से कार्य होंगे। फर्स्ट पॉइंट, वृक्क नलिकाओं में, वृक्क नलिकाओं में वही नेफ्रॉन वाली बात, वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषण की क्रिया में, पुनः अवशोषण रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया में वृद्धि कर, वृद्धि कर कैल्शियम आयन के अवशोषण, के अवशोषण में वृद्धि करता है, जिससे रक्त में कैल्शियम के स्तर में वृद्धि हो जाती है। अब हम लोग बात लिखने वाले हैं आगे, चलिए लिखें सेकंड पॉइंट। यह जठरांत्र प्रदेश, जठरांत्र प्रदेश पर प्रभाव उत्पन्न कर, पर प्रभाव उत्पन्न कर भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित कैल्शियम व फास्फोरस, व फास्फोरस के अवशोषण पर, के अवशोषण पर
नियंत्रण करता है इस क्रिया के लिए, इस क्रिया के लिए विटामिन डी सहायक होता है, विटामिन डी सहायक होता है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएंगे, जो विटामिन डी होता है वो हमें मिलता कहाँ से है? सूर्य से। मतलब सूरज हमें देता है। हैं जी? भीड़ में बताने से अच्छा है हाथ खड़ा करके बताएं। विटामिन ए मिलता है विटामिन ई मिलता है सूर्य से। अच्छा, हाँ बताएं। विटामिन डी मिलता है सूर्य से। मतलब हम अगर धूप में खड़े जाते हैं तो वो हमको दे देता है विटामिन डी, है ना? मतलब विटामिन डी हमारा शरीर बनाता नहीं है, उसको हम बाहर से ले लेते हैं, है ना? अवशोषण कर लेते हैं सूर्य की किरणों में से। कहने का मतलब ये है कि सूरज की किरणों में विटामिन डी उपस्थित होता है। एम आई राइट? नहीं, बिल्कुल सही बात है क्लास। सूरज की किरणों में विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी हमारी ही बॉडी सिंथेसाइज करती है, उसे बनाती है, बट उसे बनाने के लिए जो एक्टिव करता है वो होता है आपका सूरज की किरणें, सनराइज। समझ में आ रही है बात? तो सूरज की किरणों में, और ये ई तो बिल्कुल नहीं होता ठीक है? तो विटामिन डी हमारी बॉडी सिंथेसाइज करेगी। ठीक है, लिखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट। रक्त में उपस्थित, रक्त में उपस्थित, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। कैल्शियम व फास्फोरस अस्थि कोरक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम की, कैल्शियम की रक्त में कमी होने पर, रक्त में कमी होने पर यह कैल्शियम आयन हड्डियों से बाहर निकल आता है। इसकी नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी अनुपस्थिति में पीटीएच अगर नहीं होगा तो विटामिन डी भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसकी कमी से या इसकी अनुपस्थिति में विटामिन डी अपना कार्य भली भांति करने में, भली भांति करने में असमर्थ रहता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, अपसामान्य अवस्थाएं, अपसामान्य अवस्थाएं। इसमें फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा कि जब इसका स्त्रावन कम होगा। ठीक है, तो लिखिए स्त्रावन में कमी, स्त्रावन में कमी।
ठीक है, लिखिएगा पैराथायरॉइड ग्रंथि के कमी से पिटैनी रोग हो जाता है, जिसमें मतलब दांत जो है, जबड़े जो है भिच जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ पैर थोड़ा सा अजीब से हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े। ठीक है, वो सब लिखना है। लिखिए, टिटैनी रोग हो जाता है। लक्षण, पेशियों का अकड़ना, कंपन व थिरकन होना। पेशियां ऐसे हिलती है, मतलब बुरी तरह से हम लोग कंपन करने लगते हैं। ठीक है, कंपन, रुक जाओ, कॉमा लगा लो। जबड़ों का भिजना, रक्त में कैल्शियम का कम होना। कैल्शियम कम हो जाएगा ना जब पीटीएच का स्रावन कम होगा, तो ऑटोमेटिकली वही लिखिए, रक्त में कैल्शियम आयन का कम होना। श्वास का तेज आना, श्वास लेते समय अधिक आवाज आना, श्वास लेते समय आवाज आना, कॉमा, हृदय गति का बढ़ना, हृदय गति का बढ़ना आदि। ठीक है, चलिए क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं फिर।